तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 जो 1 मार्क्स का आएगा। मोस्टली ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का थ्योरी का ही क्वेश्चन बनेगा और ये जो क्वेश्चन बनेगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड बनेगा। तो इस टाइप के कौन कौन से मेजर क्वेश्चन है उन पे ध्यान देते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपसे बहुत बेसिक सी बहुत छोटी सी बात पूछी जाएगी, बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि कंसेप्ट को थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है। बाकी क्वेश्चन हमेशा इजी होता है। जैसे आपको हो सकता है कि अवनमन कोण दे दे और आपसे पूछे उन्नयन कोण कितना होगा, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा होगा और आपसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, तो वो हम लोग कैसे बताएंगे। बहुत बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई अवनमन कोण और उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होते हैं वो हमेशा ही दोनों इक्वल होते हैं। तो जो आपको पहले वाला दे रखा है वही सेकंड वाला होगा, तो दोनों इक्वल होगा। तो कोई बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता होता, इसलिए उनको टफ लगता है कि ये क्या सवाल पूछ लिया है। देखो ये तो क्लियर है कि आपके चैप्टर के आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो थ्योरी के होंगे, बेसिक और छोटे छोटे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके लिए एक बेस ग्राउंड होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने एक बेस बनाया। ठीक है, जो भी अगर आप घर खड़ा करते हो तो सबसे पहले आपके लिए क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। उसके लिए जमीन होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो हमने ये जमीन बनाई है। अब जो भी प्लॉटिंग करनी है हम इसके ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या 100 मीटर ऊंचे मीनार, एक टावर दे रखा है। कितने ऊंचा है ये, 100 मीटर ऊंचा है। तो मैंने एक टावर बना लिया। ये मान लो एक टावर है, इसका ये A पॉइंट है और ये इसका B पॉइंट है। और कितना ऊंचा है ये, 100 मीटर ऊंचा है, ऐसा हमें दे रखा है। के शीर्ष, शीर्ष मतलब उसका टॉप। तो आप बताओ इसका टॉप कौन सा होगा, A होगा, ये वाला पॉइंट से जमीन पर। अब यहां से बात कर रहा है वो, क्या आप यहां पर खड़े हो और आप कहां देख रहे हो, जमीन पर स्थित एक बिंदु। जमीन कौन सी है, ये, इसके ऊपर एक पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से एक पॉइंट का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो अब ये पता होना चाहिए ये अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स जब हम किसी हाइट पर खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं, जैसे ऐसे देख रहे हैं, मैं किसी जगह पे खड़ा हूं और नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो उस केस में जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो जो होता है वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण होता है। और यही अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ ऐसे, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। तो अभी वो क्या कह रहा है कि आप यहाँ खड़े हो और आप इस पॉइंट को देख रहे हो, मान लो ये कोई पॉइंट C है, इसको देख रहे हो, तो यहाँ खड़े हुए हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल मतलब इस लाइन के साथ, सीधी लाइन के साथ जो एंगल बनता है वो होता है अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कितना दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। अच्छा, इस केस में आपसे डायरेक्टली सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता था कि उन्नयन कोण बताओ, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ। तो उस केस में जितना डिप्रेशन होता है उतना ही क्या होता है, एलिवेशन होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाए। फिर वो क्या कह रहा है, मीनार के आधार यानी आपका जो टावर दे रखा है उसका बेस, टावर का बेस कौन सा है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट। इस पॉइंट से बिंदु की क्षैतिज दूरी ज्ञात करो। बिंदु का है ये वाला बिंदु, इसकी क्षैतिज दूरी मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो इसकी लाइन बन रही है ये आपसे पूछी है। और बेसिकली मैं अपने लेक्चर्स में सभी को बताता हूँ कि अगर आपसे ये वाली चीज़ पूछी हो तो आप इसको x लेट करो, अगर आपसे ये वाली चीज़ पूछी हो तो इसको आप क्या लेट करोगे, h बिकॉज हाइट। और अगर ये पूछ ले कभी तो इसको y लेट करेंगे। तो अभी हमें ये x निकालना। ठीक है, इसके बाद जो बारी आती है वो बारी आती है हमें पता होने चाहिए ट्राइंगल के फॉर्मूले यानी ABC। इन ट्राइंगल ABC आपको देखना है जो 2 चीजें हैं, एक ये और एक ये, 2 ही चीजें हैं हमारे पास जिसमें से एक दे रखी है और एक पूछी है। तो आपको जो दे रखा है और जो पूछा है उसके अंदर फॉर्मूला कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला कौन सा बनता है, ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल फॉर्मूले कौन से बनते हैं वो आपको लगाने आने चाहिए। सिंपलेस्ट सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो tan पर ही पूछा जाता है, इसलिए आपको tan का फॉर्मूला रट लेना है, याद रखना है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये tan थीटा का फॉर्मूला है। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो tan और थीटा कितना है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 100 अपॉन बेस, बेस कितना है हमारे पास x।
और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पूरी टेबल को ड्रॉ करना बताया, और इसीलिए मैंने आपको ये भी कहा कि आप जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपको जैसे ही शीट मिल जाए तो सबसे पहला रफ वर्क जो है पीछे आपको टेबल ड्रॉ कर लेनी है। और टेबल ड्रॉ कैसे करनी है ये मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को सिखा चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देखें, ताकि आपको पता चले कि टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर बेस्ड अब ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, और एक हो सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन और बने। ठीक है, तो देखो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? tan 30 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन x। इस x को इधर भेज दिया, इस √3 को इधर भेज दिया, तो क्या बन जाएगा? x इज इक्वल्स टू 100√3। क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तो रखो, नहीं दी है तो सिंपल सा ये लिख दो। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है? 100√3। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का आएगा, बेसिक इसी लेवल का बनेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी के ऊपर, एक नदी है, उस नदी के ऊपर मान लो ये नदी है, ये कोई नदी बह रही है, इस नदी के ऊपर एक पुल है। ठीक है, पुल नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो नदी के किनारे कौन से? अगर ये नदी बह रही है तो एक ये किनारा, एक ये किनारा, 2 किनारे। अगर ये नदी बह रही है तो ये किनारा और ये किनारा। इसके ऊपर एक पुल है जो कि मान लो ऐसा कुछ है, क्योंकि पुल जरूरी थोड़ी सीधा हो, सीधा होगा तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। उसने खुद ने बोला 45 डिग्री, इसका मतलब तिरछा है पुल। तो ऐसा कोई पुल है जो इसके साथ में यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अभी रफली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसे सही कर देते हैं। ये समझाने के लिए बनाया मैंने आपको। तो ये कुछ ऐसा है, ये नदी है आपकी और ये कुछ ऐसे पुल है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। ये A, ये B और ये C पॉइंट दे देते हैं। अच्छा, यहाँ 90 डिग्री लगाना ज़रूरी है क्योंकि राइट एंगल में ही ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, अदरवाइज होते नहीं हैं। और कितना एंगल कितना दिया है? 45 डिग्री एंगल दिया है। ठीक है, यदि पुल की लंबाई, पुल कौन सा है? पुल कौन सा है? AC। तो AC की लंबाई दे दी आपको 150 मीटर। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। नदी कहाँ पर है? अभी मैंने आपको समझाया ना, BC है नदी, ये नदी थी, तो ये BC है नदी हमारे पास। हमें इसका मतलब इसको क्या मानेंगे? x, बिकॉज हम इसको x से लेके चलते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला tan थीटा का बेस्ड हो गया। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला ये वाला, ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, और ये क्या होता है? बेस, यानी कर्ण और आधार। आधार और कर्ण से रिलेटेड आप लोगों का जो फॉर्मूला है, यानी बेस और हाइपोटेन्यूस का जो फॉर्मूला है वो होता है स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा, जो कि होता है क्या? आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। वैल्यू रख दो। साइन थीटा, थीटा कितना है? साइन 45 इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है? x, और हाइपोटेन्यूस कितना है? 150। साइन 45 की वैल्यू, फिर से टेबल की जरूरत पड़ गई। साइन 45 याद रखना है आपको, 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू x अपॉन 150। इस 150 को उधर भेज देता हूँ तो x की वैल्यू निकल जाएगी। इसको उधर भेजने की जरूरत नहीं, बिकॉज x ही निकालना है हमें। तो x इज इक्वल टू 150 अपॉन √2। अगर वैल्यू गिवन है तो रैशनलाइज करो। वैसे इसको रैशनलाइज कर देना चाहिए, √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इज इक्वल टू 150। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपॉन में कभी भी हम रूट वैल्यू नहीं रखते हैं। √2 अपॉन 2, इसको इससे कैंसिल करोगे तो x इज इक्वल टू 75√2 मीटर्स। अगर √2 की वैल्यू जो कि 1.414 होती है, अगर आपको गिवन है तो रखो, अगर नहीं गिवन है तो नहीं रखनी है। दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट आउट कर लो इसे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है 20 मीटर तथा 14 मीटर ऊंचाई वाले 2 मीनार हैं। इस बार क्वेश्चन में कितने मीनार हैं, कितने टावर दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं, एक 20 मीटर ऊंचाई का और एक 14, यानी कि एक छोटा और एक बड़ा है। बनाते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, आप एक प्लॉट ड्रॉ करो। इसके ऊपर 2 मीनार बनाने हैं, एक 20 का बना दिया मैंने और एक 14 का बना दिया। कोई दिक्कत? आसान सी बात है। ये A भी दे दिया इसका नाम, और इसका नाम C इसको दे दिया और D इसको दे दिया। चलो, अब वो क्या कहता है? वो कह रहा है कि यदि तार क्षैतिज रेखा से के साथ 30 डिग्री का कोण
बनाता है। ठीक है, अच्छा पहले क्या कह रहा है, दो मीनारों के शीर्षों को एक तार से बांधा गया है। शीर्षों को, इस मीनार का शीर्ष यानी टॉप और इसका टॉप, तो इसका टॉप कौन सा है ए, इसका टॉप कौन सा है डी, इन दोनों पे एक तार बांध दिया, ऐसे कहा है उसने। ये जो तार है क्षैतिज रेखा के साथ यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में एंगल कितना बना रहा है, देखो 30 डिग्री, यानी कि एक सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी जहां ये एंगल दे रहा है कितना है 30 डिग्री है। तो ये कह रहा है कि आपको तार की लंबाई बतानी है, तार है कौन सा भाई, हमें तो यही नहीं पता, तार कौन सा है एडी, इसका मतलब हमें ये y निकालना है। मैंने आपको बताया ना, कभी भी हमें बेस निकालना हो तो x, इसको हम h और इसको हम y लेट करके चलते हैं। ठीक है, ये टोटल हमें दे रखा था स्टूडेंट, कितना दे रखा था 20 मीटर, और ये टोटल हमारे पास दे रखा था स्टूडेंट्स कितना था, ये 14 मीटर। अगर आप समझदार हैं तो आपको पता चल जाएगा ये 14 तो ये भी कितना हुआ 14 मीटर, और अगर ये 14 है तो ये कितना बचा, कितना बचा 6। तो अब देखो A इसका नाम मैंने दे दिया, D दे दिया, इसको F नाम दे दिया मान लो। तो आप देखो इन ट्रायंगल AFD, 3 टाइप के क्वेश्चन ले लिए मैंने अब तक। एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें साइन थीटा का यूज हुआ है, एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें tan का यूज हुआ है, और ये लास्ट जिसमें आपका cos का यूज होगा। और कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी है हाइट यानी परपेंडिकुलर, और ये जो है हमारा ये है कर्ण हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का फॉर्मूला जो होता है वो cos थीटा होता है। तो क्या बन जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स 6 अपॉन y। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, cos 30 √3 अपॉन 2, तो ये हो गया √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन y। शिफ्टिंग कर देते हैं, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो बनेगा y √3 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि मुझे सिर्फ y चाहिए तो √3 को अपॉन में भेजना पड़ेगा, 6 2 जा 12 अपॉन √3। लास्ट क्वेश्चन में देखा था अपॉन में कभी भी रूट वैल्यू नहीं रखते हैं, तो रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 12 √3 अपॉन 3, 3 से इसको कैंसिल कर दो 4 टाइम्स, तो y इज इक्वल्स टू 4 √3 मीटर। ये आ गया आपका वो जो तार है, आपका वायर जो है AD, उसकी लेंथ, उसकी लंबाई कितनी होगी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट देखो क्या दिया है, एक मीनार यानी फिर से एक टावर दे रखा है, क्षैतिज पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, मतलब जमीन के ऊपर खड़ी हुई है सीधी, बस ये कहा है। तो बनाते हैं, ये हमारा बेस, ये हमारी मीनार, ये जमीन पे सीधी खड़ी हुई है, उसने ऐसा ही कहा है A और B पॉइंट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। यदि सूर्य का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी सूरज से जो कोण बन रहा है वो कोण आपको दे रखा है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री है, तो एंगल बनता कैसे है, ऐसे मान लो यहाँ सूरज है, ठीक है, तो ये इसकी किरण आ रही होगी और ऐसे कुछ करके एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है भाई 30 डिग्री बन रहा है। ये एंगल होता है सूरज के साथ बनने वाला एंगल। कभी कभार बच्चों को ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सूरज के साथ कौन सा एंगल कैसे बनेगा, तो सिंपल सी एक लाइन खींच के एंगल बना देना। और मीनार की परछाई की लंबाई 45 है ना, 45 मीटर है मान लो। तो मीनार की परछाई कौन सी है भाई, मीनार कौन सी है, पहला सवाल तो ये AB, और परछाई BC, ये परछाई होगी कि नहीं होगी मीनार की, ये आपको दे दी है कितनी है 45 मीटर दे दी है। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, तो मीनार की ऊंचाई याद करो, मीनार कौन सी है AB, इसको हम हमेशा क्या मानते हैं H। तो फिर से आप लोग अगर ध्यान दोगे तो ये फॉर्मूला वापस बन गया है किसका, परपेंडिकुलर और बेस यानी tan थीटा का फॉर्मूला। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधा। तो tan थीटा कितना है आपके पास, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन बेस कितना है 45। tan 30 की वैल्यू रिक्वायरमेंट है हमें, तो tan 30 की वैल्यू होती है कितना 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 45, नॉट इन डिग्री, 45 इधर चला जाएगा तो h इज इक्वल्स टू 45/√3।
बिकॉज फिर से वही अपॉन में आ रही है वैल्यू, तो हमें रैशनलाइज करनी पड़ेगी। तो 45 अपॉन √3, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो h इज इक्वल टू 45 √3 अपॉन 3। 45 को 3 से कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स 15 √3 मीटर। ये आ गई हाइट ऑफ द टावर, यानी मीनार की ऊंचाई। आया स्टूडेंट समझ में? आसान सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, जिस क्वेश्चन में आपसे एंगल पूछ लिया जाए। देखो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जो पेपर बनाता है उसका भी यही आइडिया होता है कि हर क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 10 सवाल 10 मिनट में हो जाने चाहिए, या 10 मिनट से भी पहले हो जाने चाहिए। तो क्वेश्चन कट टू कट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से थोड़े लेंदी हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसका एक 3 मार्क्स का और क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपकी ये चीज़ें काम आ जाएंगी, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छी है। बट मेरे हिसाब से इससे भी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछेगा, सवाल किताब का नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा जो थ्योरी बेस्ड होगा, और इस तरीके से घुमा के पूछेगा कि जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, जबकि जवाब बहुत ईजी होगा। जैसे क्वेश्चन मान लो, एक आपको हाइट, एक आपको मीनार दे दी, एक टावर दे दिया है, और उसी के साथ में उसकी परछाई, ये टावर ये उसकी परछाई। उसने कहा किसी समय पर मीनार की ऊंचाई और उसकी परछाई की ऊंचाई की लंबाई, मीनार की ऊंचाई और परछाई की लंबाई दोनों बराबर है। क्या दे दिया? दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। तो उस समय सूर्य द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, यानी कि उस समय पर जो सन जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा है। अब देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करे यार, कोई हाइट वाइट दी नहीं, इसने तो खाली बराबर कह दिया है, अब एंगल कैसे निकाले। बहुत इजी है, जब भी कोई दो चीजें बराबर होती है, हाइट भी बराबर है और बेस भी बराबर है, दोनों बराबर दे दिया, उस केस में एंगल 45 डिग्री होता है। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा लिखना है कि एंगल कितना होगा, एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। पर बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती, बुक के अंदर होता नहीं है, जबकि क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखे होते हैं, बट जिनके रटे हुए हैं उनको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो बोर्ड के अंदर आने वाला है आप लोगों का 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 बिंदुपथ यानी लोकस चैप्टर से होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनेगा वो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, और जो भी थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने सारे बोर्ड पे लिख दिए, मैं एक एक करके 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड है तो स्टेटमेंट में कभी कभार वो थोड़े बहुत बदलाव कर देता है, छोटे मोटे से बदलाव करता है, जिसके आंसर तो सेम रहते हैं बट वो थोड़ा सा घूम जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना है, जबकि आंसर वही होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाओ, बट थोड़ा मॉडिफाई हो सकता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। क्या होते हैं उन चीज़ों को समझेंगे हम एक एक करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हम लोगों का वो है आपका ठीक तो आ रहा है ना, हाँ ठीक है ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हम लोगों का वो है आपका स्टेटमेंट जो है वो है, दो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। तो क्या कह रहा है, इस चीज को यहाँ समझेंगे। वो कह रहा है कि दो बिंदु दिए हुए हैं आपको, मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ यानी लोकस बताना है आपको, ऐसा लोकस जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहे। तो आपको ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जो इन पॉइंटों से बराबर डिस्टेंस पर रहने चाहिए। तो इसका बिंदुपथ होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों को मिला दूं तो इस लाइन का जो लंब अर्धक होगा, जो बीचों बीच में से निकलेगा, ये जो 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा होगा, साथ ही साथ इसके बीचों बीच में से गुजरेगा ऐसे। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये पूरी 10 थी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये बीच में है ये पॉइंट, तो ये कितना हुआ 5 और ये 5। इसी तरीके से ये जितना पॉइंट डिस्टेंस पर होगा ये भी उतना ही होगा, ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो वो यही कह रहा है, ऐसे सारे बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना है, लोकस बताना है आपको, जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर रहे। तो वो सारे बिंदु ये हैं, ये सारे पॉइंट है। तो इसको लिखना कैसे है, आपको लिखना है स्टूडेंट्स, उन दोनों बिंदुओं, जो दोनों पॉइंट आपको दे रखे हैं उन दोनों पॉइंटों को, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा, जो रेखा उनको मिला रही है, मिलाने वाली रेखा
का लंब अर्धक, यानी कि वो जो रेखा है, ये जो दो पॉइंट थे, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन थी, ये लाइन, ठीक है, इस लाइन का जो लंब अर्धक, यानी कि लंब बने, परपेंडिकुलर भी हो और अर्धक, उसको आधे टुकड़े में बांटे भी, यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगर बात करें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका? इस ज्वाइन करने वाली लाइन का, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करो। यानी वो कह रहा है कि दो लाइनें हैं, ऐसी लाइनें हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इंटरसेक्शन लाइन। इन दोनों लाइनों से बराबर दूरी पर कौन से पॉइंट होंगे वो आपको बताना है, यानी लोकस बताना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इसका जो एंगल है, इस एंगल का बाइसेक्टर। ये देखो, इस लाइन से और इस लाइन से ये पॉइंट बराबर डिस्टेंस पर है, ये भी बराबर डिस्टेंस पे है, ये भी बराबर डिस्टेंस पे है, ये भी बराबर डिस्टेंस पे है। तो लिखना क्या है? लिखना है आप लोगों को उन रेखाओं द्वारा बने कोण का अर्धक, यानी कि एंगल बाइसेक्टर। वो जो लाइंस हैं, उन दोनों लाइंस के थ्रू जो एंगल बन रहा है, कौन सा? ये भी बन रहा है, 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 4 एंगल बन रहे हैं। किसी भी एक एंगल का बाइसेक्टर ले लो, ये ले लो, देखो ये 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये ले लो 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, यही इन दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाले पॉइंट्स का लोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर क्या होता है? यानी अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है तो उस ट्रायंगल के अंदर सरकम सेंटर जो होता है वो क्या होता है, आपको ये बताना है। सेम ये दोनों क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के बेस्ड हैं, आप लोगों के चैप्टर नंबर 14 यानी कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है, उसमें भी ये काम में आते हैं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या होता है। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल के अंदर आपको सरकम सेंटर अगर बनाना है तो सरकम सेंटर कैसे बनाते हैं? इस लाइन का बाइसेक्शन करते हैं, 2 टुकड़ों में बांटते हैं, फिर इसको ऐसे मिलाते हैं, फिर इस लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, फिर इसको ऐसे मिलाते हैं, और फिर जो पॉइंट मिलता है हमें वही हमारा क्या होता है? परिकेंद्र होता है, सरकम सेंटर होता है। तो क्या लिखोगे इसके लिए? आंसर, उस त्रिभुज, जो भी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, उस त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं, किन्हीं 2 भुजाओं का लंब समद्विभाजक, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उस ट्रायंगल के अंदर जो भी ट्रायंगल अगर आपसे पूछे, क्या पूछा है? सरकम सेंटर क्या होता है? तो सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर होता है वो जो ट्रायंगल दे रखा है, उस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड, अगर उन 2 साइड्स का मैं क्या करूं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूं, तो वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस जगह पे जाके मिलता है, वही जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट जो होता है वो आपका कहलाता है क्या? परिकेंद्र, यानी सरकम सेंटर। तो किन्हीं 2 भुजाओं का के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट लिखूंगा नहीं स्टूडेंट, सिर्फ समझाऊंगा, ध्यान देना। अंतः केंद्र क्या होता है? तो जैसे परिकेंद्र भुजाओं का होता है, वैसे ही अंतः केंद्र क्या होता है? अगर कोई ट्रायंगल लें, उस ट्रायंगल के किन्हीं 2 कोणों का मैं समद्विभाजन करूं, इसको 2 टुकड़ों में बांटा, इस वाले को 2 टुकड़ों में बांटा, तो इससे जो बनता है हमारा, वो बनता है आपका इन सेंटर, यानी अंतः केंद्र। यानी 2 एंगल का अगर बाइसेक्शन कर रहा हूं मैं और उन दोनों को अगर मिलाऊं, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वही हमारा क्या होता है? अंतः केंद्र, यानी इन सेंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5th, क्या बोल रहा है? त्रिभुज के शीर्षों के से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है?
क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? शीर्षों से समान दूरी पर, तो ध्यान दो, ये है, वो बोल रहा है इससे, इससे और इससे तीनों से बराबर दूरी पर रहे, ऐसा पॉइंट कहाँ होगा? तो ऐसा जो पॉइंट होता है जो तीनों से बराबर दूरी पर रहता है वो कहाँ होता है? उसका परिकेंद्र होता है, यानी सर्कम सेंटर होता है। क्या होता है? परिकेंद्र, यानी सर्कम सेंटर। और ये क्योंकि ये जो होता है ये भुजाओं का अर्धक भी होता है, इस वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल सेंटर कहाँ होता है? ग्रेविटेशनल सेंटर, किसी ट्राइंगल जो होता है उसका ग्रेविटेशनल सेंटर जो होता है वो किस जगह पे होता है? तो वो होता है स्टूडेंट, अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की ये जो माध्यिका मीडियन बनाई, ये मीडियन बनाई, ये मीडियन बनाई, तीनों मीडियन जहां पर जाकर के इंटरसेक्ट करती है वही पॉइंट उसका क्या होता है? ग्रेविटेशनल सेंटर होता है, ग्रेविटी सेंटर होता है, यानी गुरुत्व केंद्र होता है। तो आपको ये सारे स्टेटमेंट में ही लिखने, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एज इट इज लाइन लिखनी है। आपको क्या लिखना है? किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, यानी मीडियन जो होते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ क्या होता है? और क्वेश्चन बोल रहा है वो, अगर कोई प्लेन है, कोई समतल है आपके पास, मान लो ऐसा कोई तल है, इसके ऊपर कोई पहिया है ऐसा वृत्त जैसा, और वो लुढ़क रहा है, ऐसे करके अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसके सेंटर का बिंदुपथ क्या होगा? समतल में लुढ़कने वाले, ये पहिया लुढ़क रहा है, इसके केंद्र का, इसका सेंटर जो है, इसका बिंदुपथ, इसका लोकस क्या होगा? तो इसका लोकस क्या होगा? जो हमारा तल है उस तल के समांतर पैरेलल एक लाइन होगी। ये जो देखो इसको और इसको देखो, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आपको लिखना है उस तल के समांतर, उस तल के पैरेलल एक लाइन होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो वह त्रिभुज कैसा होता है? अगर कोई त्रिभुज ऐसा है जिसकी दो मीडियन ए बी सी, मान लो एक ये मीडियन है जो मिड पॉइंट पे मिलती है ई है, और एक ये मीडियन है ये एफ है, और मान लो ये दोनों मीडियन बराबर है, ऐसा अगर दे दिया कि दोनों दो मीडियन बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो ट्राइंगल है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो जैसे ऐसा जो ट्राइंगल होता है जिसकी दो मीडियन इक्वल होती है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है आप लोगों का, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अगला है आप लोगों का, यदि किसी त्रिभुज की, ओके ये हो गया है। नेक्स्ट, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ क्या होता है? कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है ऐसा होता है कुछ इस तरीके से, वो जो पेंडुलम होता है हर 1 घंटे बाद घड़ी जो टर्न बोलती है फिर वो ऐसे घूमता है, तो इस तरीके से जब वो घूमता है तो वो ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। तो ये जो चला, ये इसका बिंदुपथ क्या होगा, यानी इसका लोकस क्या होगा? तो आंसर है, इसका जो लोकस होता है, घड़ी के पेंडुलम का जो लोकस होता है वो एक वृत्त का चाप होता है, यानी कि आर्क ऑफ अ सर्कल, किसी एक सर्कल का आर्क। देखो एक सर्कल बनेगा इससे पूरा, तो ये तो हिस्सा छोटा सा है, तो ये क्या बन रहा है? उसका आर्क बन रहा है, यानी कि उसका चाप बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक स्थिर बिंदु O से, एक स्थिर बिंदु है, क्या है बिंदु O, तो मान लो ये कोई पॉइंट दे दिया आपको, ये है O, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है आपको। 2 सेंटीमीटर ये हो गया, 2 सेंटीमीटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पर भी हो सकता है 2 सेंटीमीटर। तो इन सबको अगर मिलाऊं तो क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है। तो क्या होता है इसका आंसर क्या बनेगा? एक सर्कल होगा। और कैसा सर्कल होगा? ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस आर, त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो आप कहोगे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, पूरा लिखना जरूरी है, सिर्फ सर्कल लिखा आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, आपको क्या लिखना पड़ेगा? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त होगा, यानी एक ऐसा सर्कल होगा जिसकी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, एक बिंदु P का बिंदुपथ क्या होगा? P का बिंदुपथ निकालना है जो 2 समांतर रेखाओं से समान दूरी पर है। देखो 2 समांतर रेखाएं, एक ये रेखा, एक ये रेखा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रेखा है।
एक ऐसा पॉइंट है P जो दोनों से बराबर दूरी पर है, तो दोनों से बराबर दूरी पर कहाँ होगा? सोचो, यहाँ होगा क्या? इसके पास में, इससे दूर है, तो कहाँ होगा? ऑब्वियस सी बात है वो बीच में होगा। ये इधर से और इधर से दोनों जगह से बराबर। मान लो वो यहाँ होता है, यहाँ कहीं भी तो हो सकता है। दोनों से बराबर दूरी पर रहने के लिए वो कहीं पे भी रखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या बन के आ रहा है? एक पैरेलल लाइन बन के आ रही है, और एक ऐसी पैरेलल लाइन बन के आ रही है जो दोनों लाइनों के बीच में है और उनके पैरेलल है, यानी समांतर है। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है उन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य यानी बीच में एक अन्य समांतर रेखा, एक दूसरी पैरेलल लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका 11। और 12 जो है, ओके, ये मैंने सेम ऐसा ही लिख दिया, इसको थोड़ा सा मिटा के अलग कर रहा हूँ क्वेश्चन को मैं। 12 क्या है? एक स्थिर बिंदु से 2 सेंटीमीटर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? अभी ऊपर भी यही पढ़ा था हमने, नीचे भी यही पढ़ा था, तो दोनों में फर्क क्या आ गया? फर्क आ गया स्टूडेंट, यही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। एक स्थिर बिंदु से 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? ओके, यहाँ ये थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ सही था ये वाला, किसी तल में। इसके आंसर में और इसके आंसर में फर्क है दोनों में। अब क्या फर्क है? हमने जो पहले बात की वो हमने गलत कर दी है। ठीक है, अब मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। वो कह रहा है एक स्थिर बिंदु से O से 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? तो इस केस में वृत्त, सर्कल नहीं होगा, इस केस में स्फेयर होगा। कैसे? एक स्थिर बिंदु ये, इससे 2 सेंटीमीटर, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो इन सारे पॉइंट को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा? एक फुटबॉल बन जाएगा। फुटबॉल यानी कि एक गोला बन जाएगा, एक स्फेयर बन जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो तो आप कहोगे क्या है? एक स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। जबकि इसमें और इसमें फर्क है। इसमें क्या कह रहा है? किसी तल में, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेन में, यानी इसके ऊपर बनाना है आपको। हम बात करते हैं ना, सर्कल जो होता है वो 2D होता है, जबकि स्फेयर जो होता है वो कैसा होता है? 3D होता है। तो ये तो उसने तल नहीं बोला, यहाँ पे प्लेन की बात नहीं की, जबकि यहाँ पे किसकी बात कर दी? किसी तल में, किसी प्लेन में। तो अगर आपको प्लेन में पूछ रहा है तो आप क्या जवाब दोगे स्टूडेंट? इसके लिए आंसर आएगा सर्कल, और इसके लिए आंसर आएगा कैसा? स्फेयर, यानी गोला। ओके, पॉज द वीडियो और नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोगों का, वो चैप्टर नंबर या तो 11 से आएगा या 12 से आएगा, दोनों में से, मिक्स में से दोनों, क्योंकि कंबाइंड चैप्टर्स हैं इसलिए दोनों में से किसी एक से आएगा। अगर चैप्टर नंबर 12 पर आता है तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर कई सारे बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो हम पहले थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी स्पेशल हैं, वो भी देखेंगे। फिर 11th के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी देखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है पोर्शन, तो अच्छे से समझिएगा थोड़ा। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? यानी अगर आपको कोई सर्कल दे रखा है तो इस सर्कल के अंदर सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड, वो क्या होती है आपको बताना है। तो देखो, ये कॉर्ड है, ये जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। सबसे बड़ी जो होती है वो बीच में से जाती है, ये सेंटर में से, ये सबसे बड़ी होगी। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है? उस वृत्त का व्यास, यानी उसका डायमीटर होती है। तो आप क्या कहोगे कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसका क्या होती है? डायमीटर होती है, यानी उसका व्यास होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है उस चाप का नाम लिखो जिसके सिरे एक वृत्त का व्यास होते हैं। देखो, एक वृत्त है, उसका एक व्यास है, उस व्यास के सिरे ए और बी, इस ए बी से ये चाप बन रहा है, दिख रहा है, ये आर्क बन रहा है। इस आर्क का नाम क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है, इस आर्क को क्या कहेंगे? तो इस आर्क को कहा जाता है अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। देखो, सेमी सर्कल बन रहा है क्या? नहीं, सेमी सर्कल बन रहा है ना, तो ये है आपका सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक अर्धवृत्त में बने कोण का मान कितना होता है? वो कह रहा है ये अर्धवृत्त बन गया, इसके अंदर जो एंगल बनता है, इस एंगल का मान कितना होता है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। तो आपको याद रखना है, एक वृत्त, अर्धवृत्त के अंदर जो कोण बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री होती। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतर्निहित कोण 180 डिग्री है तो यह चाप क्या कहलाएगा? ध्यान दो, वो कह रहा है कि एक वृत्त है, उसमें एक चाप है, ऐसा चाप है जो केंद्र के ऊपर 180 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 180 डिग्री बना रहा है।
तो इस चाप को क्या कहेंगे बताओ? अर्धवृत्त ही बन रहा है फिर से, ये तो सेमी सर्कल ही बन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम? सेमी सर्कल कहेंगे, यानी अर्धवृत्त कहेंगे। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा स्टूडेंट्स? अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। नेक्स्ट है, 3 रेखीय बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं? 3 अगर पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही लाइन में, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों से कितने वृत्त गुजर सकते हैं? ऐसा वृत्त बनाना है जो इन तीनों से होके जाए। कितने बन सकते हैं? सोचो। देखो ये वृत्त बन सकता है ऐसे, पर इससे नहीं जा रहा है, जा ही नहीं रहा है इससे। इन 2 से जाने वाला बन सकता है, इन 2 से क्या तीनों से जाने वाला कोई बन पा रहा है क्या? 3 ऐसे बिंदु जो एक ही लाइन में हो तो कोई वृत्त नहीं बन सकता, एक भी वृत्त नहीं बन सकता। यानी आंसर कितना है? 0, 0। हाँ, यही वो अगर ऐसा कहता कि 3 बिंदु ऐसे हैं जो असंरेख है, यानी नॉन लीनियर है, यानी कि 1, 2 और 3 इधर उधर कहीं है, तो इनसे हमेशा एक वृत्त गुजरता है। कितना गुजरता है? 1। तो असंरेख है यानी नॉन कोलिनियर है तो 1 बनेगा। बट अगर कोलिनियर यानी एक ही लाइन में है तीनों, जैसा उसने बोला है यहाँ पर रेखिक बिंदु यानी कि लीनियर पेयर है वो, तो उस केस में एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त में चाप AB और चाप BA दोनों बराबर है, तो देखो इधर ध्यान दो, A से लेकर B तक ये वाला हिस्सा और B से लेके A तक ये वाला हिस्सा दोनों बराबर है, इधर का भी बराबर है, उधर का भी बराबर है, तो उस केस के अंदर वो चाप क्या कहलाता है? तो चाप क्या कहलाता है? तीसरा क्वेश्चन आ गया, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। तो चाप पर बेस्ड हमारे 3 ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसमें आंसर क्या आ रहा है? सेमी सर्कल आ रहा है, यानी अर्धवृत्त आ रहा है। नेक्स्ट, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी 4 भुजाएं होती है और चारों पॉइंट जो होते हैं, वर्टेक्स जो होते हैं, शीर्ष जो होते हैं, वो किस पे होते हैं? सर्कल पर होते हैं, यानी सर्कल की सर्कम सेंटर पर होते हैं, परिधि पर होते हैं। तो ऐसा जो चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, वो आपका कहलाता है क्या? चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, यानी आमने सामने वाले एंगल होते हैं, मान लो ये और ये, इन दोनों का सम कितना होता है? तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चाप द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण, वो कह रहा है कोई वृत्त है, उसमें कोई चाप है, आर्क है AB, इसके केंद्र पर जो कोण बनता है, ठीक है, उसमें और बाकी परिधि पर, बाकी कहीं पर भी जो एंगल बनता है, इसमें इस एंगल में और इस एंगल में क्या संबंध होता है? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? किसी आर्क से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है और सरकम सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है? तो इन दोनों के बीच में संबंध होता है, ये वाला जो एंगल होता है हमेशा ही इस एंगल का डबल होता है। क्या होता है? जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो हमेशा ही बाकी परिधि यानी सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनता है उसका हमेशा डबल होता है। यानी मानो अगर ये आपको 10 डिग्री दे रखा है तो ये कितना होगा उस केस में? 20 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। पॉज द वीडियो एंड नोट दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं वो मैंने बोर्ड पे बनाए हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला लेते हैं हम लोग। देखो, एंगल AOB और AOC आपको दोनों दे रखे हैं। ये वाला जो एंगल दे रखा है वो आपको 80 डिग्री दे रखा है, ये 120 डिग्री दे रखा है, और आपसे पूछा है BAC देखो कहाँ है, BA और C, यानी ये एंगल आपसे पूछा है कि कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देना। मैं एक काम कर रहा हूँ, ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ कितना होगा। तो एंगल BOC, देखो BOC निकाल रहा हूँ। तो BOC हमें पता है ये पूरा एंगल कितना होता है स्टूडेंट। अगर पूरे की बात करूँ 360 डिग्री, अगर मैं 360 डिग्री में से माइनस कर दूँ इन दोनों एंगल को तो ये पता चल जाएगा, यानी 80 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो 360 डिग्री में से 80 डिग्री और 120 डिग्री दोनों को माइनस कर दिया, यानी कि दोनों का टोटल करो, 200 माइनस कर दिया तो बचा 160। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 160 डिग्री। कौन सा आया, ये वाला।
और अभी एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में लास्ट में मैंने यही बताया था, किसी एक आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनता है ये वाला, ये एंगल, बाकी जो सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनता है उस एंगल का ये एंगल क्या होता है, हमेशा डबल होता है। ये वाला डबल होता है और ये वाला इसका हाफ होता है। इसका मतलब एंगल BAC कितना हो जाएगा, 160 का हाफ, यानी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ABC, A, B और ये C पॉइंट कितना दे रखा है भाई, 20 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछा है A, O और C कितना होगा। देखो कैसे बताएंगे, एक आर्क है AC, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस आर्क ने ये एंगल बनाया और इसी आर्क ने ये एंगल बनाया, दोनों एक ही आर्क से बन रहे हैं। और एक ही आर्क यानी समान चाप से बनने वाले जो कोण होते हैं हमेशा समान होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब तो एंगल ABC जो है वो इक्वल है एंगल AOC के, और इक्वल कितना हो गया, 20 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। थ्योरम कहती है कि एक ही आर्क से, सेम आर्क से, समान जीवा से बनने वाले जो कोण होते हैं किसी सरकमफ्रेंस पर, किसी परिधि पर, वो हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सॉरी अपने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ये गलती कर दी, सरकमफ्रेंस पर बनने वाले इक्वल होते हैं। ओके कोई नहीं, देखते हैं। ओके सेकंड जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो है, देखो क्या है, ABC, A, B और C, ये वाला एंगल 20 डिग्री है और ये AOC पर देखो ये बन रहा है किस पर, सेंटर पर, और ये किस पे बन रहा है, सरकमफ्रेंस पर। और अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है कि सर्कल सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो इस वजह से एंगल AOC जो है वो डबल होगा एंगल ABC का, यानी 2 इज मल्टीप्लाई बाई 20, यानी कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया, यानी कि ये कितना होगा, 40 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो हमने अभी भी पढ़ा है कि क्या पढ़ा है, सेंटर पर बनने वाला एंगल सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्या है, सेम बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो यहाँ से ये बन रहा है, किस पे बन रहा है, ये सरकमफ्रेंस पे बन रहा है 45 डिग्री, और ये देखो किस पे बन रहा है, किस पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है। तो कैसा होगा, ये डबल होगा, यानी कि एंगल AOC जो है वो डबल होगा किसका, ये ABC है, ठीक है, एंगल ABC का, यानी 2 इज मल्टीप्लाई बाई 45, यानी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा इस केस में। ठीक है, एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर 12 का, क्या है, देखो यदि एक चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपको एक एंगल दे रखा है, कितना है, 112.5 एंगल दे रखा है, तो दूसरा कितना होगा ये बताओ। तो लास्ट थ्योरम में हम लोगों ने भी यही पढ़ा था कि कोई सर्कम सर्कल जो होता है उसके दोनों अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो उन दोनों का सम जो होता है यानी एंगल A प्लस एंगल B हमेशा कितना होता है भाई, 180 होता है। एक एंगल आपको दे दिया 112.5 डिग्री और दूसरा आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे। तो एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 112.5 डिग्री, तो कितना बन के आ जाएगा, ये 67.5 डिग्री। ये कुछ इस तरीके से इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के, जो या तो ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, थ्योरी पूछेगा तो मैंने आपको बताई दी है, न्यूमेरिकल बेस्ड होगा तो ये होगा। अच्छा, इसी जगह पे एक क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन नंबर 11 से भी पूछा जा सकता है, तो 2-4 क्वेश्चन उसके भी देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ये आपके 11th से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सिमिलैरिटी चैप्टर से जो आने के चांसेस हैं, या इससे रिलेटेड बेसिक थोड़ा बहुत चेंज होगा आपका। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जिसके अंदर ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और अगर आपको ये याद है जब पैरेलल होती है तो हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी है, जो हमें क्या कहती है कि AD/DB जो होता है वो इक्वल होता है AE अपॉन EC के। थेल्स थ्योरम यही कहती है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें देखो इसको अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो इसको अप्लाई किया तो AD कितना दिया हुआ है, देखो 5 अपॉन DB कितना दिया हुआ है भाई, DB हमारे पास 6 इज इक्वल टू AE कितना है, AE है 5 और सॉरी AD हमारा 4 है। ठीक है, और EC हमें निकालना है, तो इसको कैसे सॉल्व कर दूंगा, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो 4EC
इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ई सी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाता है भाई, 6 पंजे 30, और अपॉन में कितना आ गया 4, तो ई सी इज इक्वल टू 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 7 28, 7 बार, फिर पॉइंट लगाएंगे 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी कि इतना। कुछ नहीं करना, इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए डी ये जो लाइन है एंगल ए का, ये एंगल ए पूरा था, इसका समद्विभाजन यानी कि बाइसेक्टर है इसका ये, ठीक है, यानी 2 बराबर भागों में इसको बांट रहा है। तो कह रहा है अगर ए बी आपको दे रखी है, ए डी ए से लेके सॉरी बी डी ये दे रखी है, ये दे रखी है, ए डी सी ये दे रखी है, और ए सी आपसे पूछ रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या रखना है, ए बी और इसके अपॉन में रखना है ए सी, एक इधर वाला ट्रायंगल और एक इधर वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इधर से मैंने ये लिया तो इधर से ले लिया अपॉन में ए सी, इज इक्वल टू इधर से रखा बी डी, तो इधर से क्या रखेंगे डी सी, तो ए बी कितना है हमारे पास 6 अपॉन ए सी कितना है, ए सी निकालना है, इज इक्वल टू बी डी कितना है 8, और अपॉन में डी सी कितना है 6, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, 6 × 6 36 बराबर 8 ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू आ गया 36 अपॉन 8, कैंसिल कर दें इसको, तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 8 चौक 32, 4 बार, पीछे बचेगा 4, 8 पंजे 40, 4.5, ये आंसर आ गया सेंटीमीटर। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, आसान सा है, आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे दोनों टाइप बनते हैं, कभी तो आपसे एरिया पूछ लेता है और कभी आपसे हाइट पूछ लेता है या आपसे साइड पूछ लेता है। तो इसका मेन ये एक्चुअल में आप याद करो ना, एरिया की साइड के साथ एक 6.6 थ्योरम पढ़ी हम लोगों ने, वो थ्योरम क्या कहती है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ, याद आएगा आपको, इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर, ऐसे आपने पढ़ा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, आपको उसकी ऊंचाइयां दे दी है, हाइट आपको दे दी है, तो जो भी हाइट थी वो दे दी है, आपको एरिया का रेशियो निकालना है, यानी ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ जो है वो आपको दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है 4/9, उसके साइड्स का रेशियो जो होता है ना, यहां से देखो साइड्स का रेशियो मान लो ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर होता है, और ये पूरा हमें दे रखा है इस समय, कितना दे रखा है हमें 4/9 दे रखा है ये, तो ये तो स्क्वायर करने के बाद आया है, अगर स्क्वायर नहीं करें यानी ए डी अपॉन डी अगर अपन को निकालना है तो कितना होना चाहिए, इसको 2/3 होना चाहिए ना, तभी तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो एरिया का जो रेशियो है वो हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी ई एफ कितना आया है 2:3, 2/3 आया समझ में, आसान से क्वेश्चन है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जो बचे क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें लेंगे। थैंक यू।